आज हम विभाजन की राजनीति पर बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम उन लाखों लोगों की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने आज़ादी की एक ऐसी कीमत चुकाई जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उन चीज़ों की कहानी है जो खो गईं और उन चीज़ों की जो उस मलबे से दोबारा हासिल की गईं। जरा सोचिए, तारीख है 15 अगस्त 1947। एक तरफ दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, शहनाइयाँ बज रही हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से बक्से में समेट रहे हैं। उनके लिए ये आज़ादी का नहीं बल्कि अपनी जड़ों से उखड़ने का दिन था। ऐसा लग रहा था मानो अब घर नहीं बचेगा, बस एक कभी ना खत्म होने वाला सफ़र बचेगा। तो चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ आज़ादी मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि उस आज़ादी के लिए क्या क्या दांव पर लगा, हमने क्या खोया और फिर उस राख के ढेर से क्या नया बनाया। विभाजन की सबसे दर्दनाक और शायद सबसे साझा याद थी वो सफ़र, वो ट्रेनें जो लाखों लोगों के लिए एक ही वक्त में उम्मीद भी थी और मौत भी। उस मंजर की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। स्टेशन पर तिल रखने की जगह नहीं है, हर चेहरा एक अनकही कहानी लिए बैठा है। ट्रेनें लोगों से नहीं बल्कि इंसानों की भीड़ से लदी हुई हैं, और हर अगला स्टेशन सिर्फ नए मुसाफिर नहीं बल्कि लाशों की गिनती भी बढ़ा रहा था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये उस वक्त की हकीकत थी। सोचिए, जब सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा तो लोग अपने साथ क्या लाए? अपने आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी, परिवार की कोई पुरानी धुंधली सी तस्वीर, शादी का कोई कंगन और एक ऐसी चाबी जिसका ताला अब सरहद के उस पार रह गया था। बस यही थी उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। ये शब्द हैं अमृत कौर के। महज 17 साल की थी वो जब उन्होंने विभाजन का वो खौफनाक मंजर देखा। वो किसी तरह बचकर भारत आ गई, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ ठीक था। पर उस सफ़र में उन्होंने जो देखा, जो सहा, उसका जिक्र उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से नहीं किया। उनकी बेटी बताती है कि माँ अक्सर रातों को चुपचाप रोया करती थी। वो दर्द हमेशा उनके साथ रहा। अच्छा, तो जो लोग सब कुछ गंवाकर भारत की जमीन पर पहुंचे, उनका क्या हुआ? यहां उनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? शुरुआत जैसी की उम्मीद थी बहुत मुश्किल थी। रिफ्यूजी कैंपों में जिंदगी, खाने के लिए राशन की लंबी लंबी लाइनें और हर सुबह बस एक ही सवाल कि कल क्या होगा। लेकिन इस नाउम्मीदी के बीच एक छोटी सी उम्मीद भी थी। एक नए देश की नींव रखी जा रही थी। और यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। ये दो देश दो बिल्कुल अलग विचारों पर बने थे। भारत की नींव रखी गई इंसानियत और विविधता पर। संविधान ने कहा कि धर्म, जाति, सबसे पहले हर कोई एक इंसान है। वहीं पाकिस्तान की नींव एक विचारधारा पर थी जहां धर्म और राजनीति को मिला दिया गया। इस फर्क को समझने के लिए लाला हरीराम की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लाहौर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी जो रातों रात सब कुछ खोकर दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में आ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 10 साल, पूरे 10 साल के संघर्ष के बाद उन्होंने चांदनी चौक में अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। आज उनके पोते गर्व से कहते हैं, हम भारतीय हैं क्योंकि इस देश ने हमें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। पता है, इस पूरे सफर को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत रूपक है, बरगद के पेड़ का। जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ अगर उखड़ भी जाए तो उसकी टहनियां नई मिट्टी में गिरकर फिर से जड़ें जमा लेती हैं और वक्त के साथ वो भी एक मजबूत पेड़ बन जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही इन शरणार्थियों ने भारत की मिट्टी में नई जड़ें जमाई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों का क्या हुआ जो एक अलग सपना लेकर पाकिस्तान गए थे। एक सपना कि अब उनका अपना मुल्क होगा जहां वो सुरक्षित रहेंगे। वादा बहुत सीधा था और बहुत आकर्षक भी, कि एक ऐसा मुल्क होगा जहां अपना मजहब होगा, अपनी सरकार होगी और सबसे बढ़कर अपनी सुरक्षा होगी। इसी एक वादे पर भरोसा करके लाखों लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन हकीकत सपनों से बहुत अलग निकली। मेरठ से रहीम खान भी इसी सपने के साथ पाकिस्तान गए थे, पर कुछ ही सालों में उनसे नौकरी में उनका धर्म पूछा जाने लगा। हर दंगे के बाद उनकी वफादारी पर शक किया जाता था। उनके बेटे आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहे जरूर, पर कभी खुद को महसूस नहीं कर पाए। और देखिए, जब कोई एक विचारधारा, कोई एक आइडियोलॉजी इंसान से बड़ी हो जाती है तो अक्सर यही होता है। आपकी वफादारी पर बार बार शक किया जाता है, सवाल पूछने को दुश्मनी समझ लिया जाता है और डर आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, खासकर उनके लिए जो उस एक विचारधारा में फिट नहीं बैठते।
तो सवाल ये उठता है कि 1947 में जो नींव रखी गई, उन पर आज कैसी इमारतें खड़ी हैं? उन फैसलों की विरासत आज क्या है? भारत की विरासत की झलक मिलती है शांति देवी जैसी कहानियों में। लाहौर से दिल्ली आईं और एक ऐसे मोहल्ले में बसीं जहां एक तरफ मंदिर की घंटियां सुनाई देती थीं और दूसरी तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आती थी। उन्होंने बचपन से यही देखा और सीखा कि पूजा पाठ के तरीके भले ही अलग हों, पर इंसानियत का धर्म एक ही होता है। या फिर बलदेव सिंह की कहानी को लीजिए। सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को एक ट्रेन हमले में खो दिया, लेकिन इतनी नफरत देखने के बाद भी उन्होंने नफरत का रास्ता नहीं चुना। वो एक शिक्षक बने और अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को सिर्फ एक बात सिखाने में लगा दी कि नफरत का दुनिया में अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ शिक्षा है। तो असल में बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये विचारधारा का बंटवारा था। एक तरफ एक ऐसी विचारधारा थी जिसने विविधता को, अलग अलग रंगों को अपनी ताकत बनाया, और दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा थी जिसने एक रूपता को, एक ही रंग को अपनी शर्त बना लिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो आज़ादी हमें मिली, उसकी इतनी बड़ी इंसानी कीमत चुकाने के बाद आखिर में हमने क्या हासिल किया? क्या हमने इंसानियत को बचाया, या हम सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने में कामयाब हुए? सोचिएगा जरूर।